पूजा बिना माँ की बेटी थी। जब से पूजा की सौतेली माँ आई थी, तब से उसका जीना हराम हो रखा था। ऐसे में पूजा के पिता श्यामलाल पूजा की शादी अच्छे घर में करवा देते हैं। आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अपनी बेटी की शादी में 15 लाख रुपए खर्च किया है आपने। आखिर बेटी भी तो मेरी थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी में खर्चा नहीं करूँगा तो क्या तुम्हारी दूसरी शादी में खर्चा करूँगा? वैसे भी तुमसे शादी करने के बाद मैं बहुत पछता ही तो रहा हूँ। मेरी बेटी के लिए क्या ही रखा है आपने? मेरी बेटी के लिए कुछ रखा ही नहीं है। कुछ समय बाद उसकी भी शादी होनी है। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। अब तुम अपनी बेटी के लिए सोचो। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारा जिम्मा लिया था, ना कि तुम्हारी बेटी का, जिसे तुम अपने साथ लाई हो। देख रही हो ना माँ, कैसे बोल रहे हैं पापा मुझे अभी। कल को तो ये मुझे पूछेंगे भी नहीं। तू चिंता क्यों करती है? ये घर बेच के मैं तेरी शादी करवाऊंगी, लेकिन तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊंगी। ये बुढ़ा देखता रह जाएगा। यह घर भी मेरी बेटी पूजा के नाम है और इसे बेचने की तुम लोग सोचना भी मत। कैसे इंसान से शादी कर लिया आपने? इससे अच्छा तो पापा थे, कम से कम मेरे बारे में सोचते तो थे। तेरी माँ ने मुझे फंसाया था, ना कि मैंने तेरी माँ को। और मुझे अच्छे से पता है कि यह सब तेरी माँ ने लालच में किया था। मेरी माँ ने जो भी किया हो, शादी तो आपने की है ना, तो भुगतना भी अब आपको ही पड़ेगा। जिस तरह अभी श्यामलाल के घर में कलेश मचा हुआ था, उसी तरह पूजा के रहने पर भी सुषमा और सुषमा की बेटी मंजू पूजा से कलेश करते थे, जिस वजह से श्यामलाल ने अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा कर दिया था। और ऐसा भी नहीं था कि श्यामलाल ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं की, बल्कि श्यामलाल के पास जितने पैसे थे उसने सारे अपनी बेटी की शादी में लगा दिए। और पूजा का ससुराल भी बेहद अच्छा था। पूजा, अगर आपको यहाँ किसी भी चीज की दिक्कत हो तो आप मुझे बता दिया करना। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं, बल्कि ये घर तो मुझे अपने घर से भी ज्यादा पसंद आ रहा है, और आप हैं ही मेरा साथ देने के लिए। पूजा, हमें 2 दिनों के बाद पग फेरों की रस्म के लिए आपके घर जाना है, तो आप तैयार रहना। हाँ हाँ, मैं तो पहले से तैयार हूँ, लेकिन हम वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम उसी दिन लौट आएंगे। तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन वहाँ पर है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो ना? ऐसा नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। मुझे अगर वो कुछ कहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको उन्होंने कुछ भी कहा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा। अब तुमने बता ही दिया है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पूजा के ससुराल में अच्छे दिन बीत रहे थे। एक रोज श्यामलाल अपनी बेटी को फोन करता है। कैसी है पूजा बेटी? वहाँ सब कैसे हैं? और दामाद जी ठीक तो है ना? तुझे वहाँ किसी चीज की दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल भी नहीं पिताजी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, और दिवाकर जी तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हम जल्द ही पग फेरे की रस्म पूरी करने आएंगे। अब बाप बेटी को फोन पर बात करते हुए सुषमा सुन लेती है। अब फोन काटने के बाद सुषमा अपने पति श्यामलाल को ताना देती है और बोलती है, क्या बात है, बड़ी बेटी लगा रखी है। अगर बड़ी बेटी इतनी ही प्यारी है तो उसका ब्याह ही नहीं करना चाहिए था ना? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। अपनी बातों को सोच समझ कर बोला करो। ऐसे ही समय बीत रहा था और पूजा अपने ससुराल में खुश थी। सुषमा यहाँ अपने घर में लड़ झगड़ कर खुश थी। अब जब पग फेरे की रस्म वाले दिन पूजा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, तो रस्म के बाद दिवाकर अपनी साली मंजू को कई सारे 500 के नोट निकालकर शगुन के तौर पर देता है। यह देखकर सुषमा की आंखों में चमक आ जाती है। ना जाने इस बुढ़े को क्या ही लगता है। अपनी बेटी की तो शादी इतनी अमीर घर में कर दी है, इतना पैसा दे दिया है, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी की शादी कैसे घर में होगी। क्या बात है जीजा जी, आप तो अपनी सौतेली साली पर बहुत मेहरबान हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, रस्म में पैसे देने तो बनते हैं। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है, रस्म निभानी तो बनती है ना। तो इसका मतलब आप अपनी साली को साली नहीं मानते? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? आइए ना जीजा जी, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का लाती हूँ। मंजू को अब दिवाकर का पैसा देखकर यह समझ आ चुका था कि दिवाकर बहुत ही पैसे वाला है। मंजू जानती थी पूजा की शादी अच्छे घर में हुई है
और लड़का तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। इस बात से मंजू वाकिफ थी। अब मंजू दिवाकर पर डोरे डालना शुरू कर देती है। अरे जीजा जी, इतना भी क्यों शर्मा रहे हो? खाइए ना और बताइए कैसा बना है। ये लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छे बने हैं, लेकिन मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता। अरे मंजू, उनके कंधे पर से हाथ हटा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है, कंधे पर हाथ मैंने रखा है और दिक्कत दीदी को हो रही है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो ये बात जीजा जी भी बोल सकते थे। क्यों जीजा जी, कहीं आप मुझसे शर्मा तो नहीं रहे ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे कैसी शर्म। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रस्म तो पूरी हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। घर जाते जाते शाम भी हो जाएगी। हाँ हाँ पिताजी, हम निकलते हैं, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना, और किसी चीज की दिक्कत हो तो तेरा बाप अभी जिंदा है। और तेरी माँ भी। ना जाने लोग सौतेली माँ को अपनी सगी माँ जितना प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरी भी तो पूजा बिटिया ही है ना, मैंने आज तक उसे डांटा ही नहीं है दामाद जी। अब पूजा और दिवाकर अपने घर आ जाते हैं। पूजा को सिर्फ एक ही बात सता रही थी, वो था मंजू का व्यवहार, जो दिवाकर को देखकर कभी हंसना तो कभी उसके कंधे पर हाथ रखना तो कभी उसका कंधा पकड़ लेना। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब वह अपने ससुराल आ चुकी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज अचानक मंजू पूजा के घर यानी कि उसके ससुराल आ धमकती है। अरे मंजू, तू यहाँ, तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा था, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं तुझसे मिल लूं। और जीजा जी कहाँ हैं? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मंजू इतना कहती है कि तभी दिवाकर उसके सामने आ जाता है। अब सामान नीचे पटक मंजू कसकर दिवाकर के गले लग जाती है। यह सब पूजा को अच्छा नहीं लगता और यूं अचानक उसे मंजू का घर आना तो और भी ज्यादा अजीब लगता है। अच्छा, मेरी याद आ रही थी तो मुझसे मिलने चली आई। अच्छी बात है, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं तुझे घर छुड़वा दूंगी। घर जाने के लिए कौन आया है? मैं तो यहाँ 1-2 महीने रह कर ही जाऊंगी। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है इतने दिन क्यों? अरे कोई बात नहीं, मंजू का अगर रहने का मन है तो वो रह सकती है। हमारा घर कितना बड़ा है, उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। जीजा जी, आप कितने अच्छे हो। दीदी को समझाइए ना। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, पूजा तो बहुत खुश है और हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। मंजू यहाँ जिस मकसद से आई थी वह मकसद दिवाकर को अपने प्यार में फंसाना और उससे शादी करना था, लेकिन पूजा उसकी चाल समझ रही थी। अब पूजा भी अपने पति को अपनी बहन से बचाने के लिए अपनी सौतेली बहन को खुद ही सौतन बन के रोकने के लिए तैयार हो गई थी। देर रात पूजा अपने पति दिवाकर से बोलती है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी चीज की दिक्कत तो नहीं होने दी मैंने। मुझे आप घूमने ले चलिए, हम हनीमून पर नहीं गए हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? घर में मंजू आई है और तुम कह रही हो कि हनीमून पे चलते हैं। उसे कितना बुरा लगेगा। ये मैंने पहले से सोच रखा था। अगर आप हनीमून पर नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मुझसे बात मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कल ही ना हनीमून की टिकट बुक करवाता हूँ। हम जल्दी हनीमून पर निकल जाएंगे। अब तो खुश हो ना? यहाँ मंजू दिवाकर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की साजिश रच रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा बड़ी होशियारी के साथ अपने पति को मनाकर हनीमून के लिए निकल जाती है और मंजू को हार कर अपने घर वापस लौटना पड़ता है। वरना मंजू जिस मकसद से उसके ससुराल में आई थी उस मकसद को पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी और ये बात पूजा बहुत अच्छे से जानती थी। विभा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली कांता आती है। अरे ओ गूंगी की बहू, तेरा ना बहुत हो रहा है। हमेशा का ही है, झाड़ू लगाकर कूड़ा मेरे घर के आगे छोड़ देती है। तेरी सास तो गूंगी है, मैं तुझे भी गूंगी कर दूंगी, सुधर जा तू। आंटी जी, मेरी सास गूंगी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गूंगी हूँ। आप अपना ध्यान रखो, कहीं मुझसे फालतू बहस करने के चक्कर में आप ही ना गूंगी हो जाओ। तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेगी? रुक, अभी तेरी सास को बुलाती हूँ। वो आएगी ना तो तेरी अकल ठिकाने लगाएगी अच्छे से। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है तुझे तो। अरे माँ जी तो मेरी अकल ठिकाने बाद में लगाएंगी, लेकिन मैं तो अभी आपकी अकल और आपको ठिकाने पर लगा देती हूँ। मुझसे फालतू बोल रही हो, पता है ना मुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता।
तो मुझे तुझसे जीतकर मिलेगा भी क्या? अक्ल तो है नहीं तुझ में। बस इतना कह रही हूँ कि तुझे जो भी करना है कर, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तेरा कूड़ा मेरे घर के बाहर नहीं आना चाहिए। अब तो मैं भी देखती हूँ कि ये कूड़ा आपके घर के बाहर कैसे नहीं आता है। विभा को अगर किसी काम को करने से मना किया जाए ना, तब तो मैं वही काम करती हूँ और कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा जी, अब तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे पता है ना तेरी सास की बहुत अच्छी सहेली हूँ, तू फिर भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है, अब धमकी भी दे रही है। मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ जो आपको समझ आए, और मेरी सास को कुछ बता दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, फिर माफी मांगती रह जाना आप। अब तो देख, अभी मैं जाकर तेरी सास को बोलती हूँ कि तू मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। कांता इतना बोलकर वहाँ से विभा के घर में जाने लगती है और ये देखकर विभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा कूड़ा कांता के ऊपर डाल देती है। अब आया मजा? इतनी देर से मैं समझा रही थी कि मुझसे पंगे मत लो, लेकिन आपकी मोटी बुद्धि में मेरी बात गई ही नहीं, तो मुझे ये करना पड़ा। अब शांति से अपने घर जाओ और खुद को साफ करो। विभा कांता पे कूड़ा डालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ उसकी सास सरिता खड़ी थी। अपनी सास को बाहर देखकर विभा की बोलती ही बंद हो जाती है। अब क्या हुआ? अब कुछ बोल, अभी तो तेरी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अब क्या हुआ? अब क्यों शांत खड़ी हो गई? देख रही है सरिता तू अपनी बहू के लक्षण? मैंने इसको जरा सा क्या कह दिया, इसने तो मुझसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया और फिर सारा कूड़ा मेरे ऊपर ही डाल दिया। सरिता इतना कहती है और फिर वहाँ से विभा को लेकर घर में चली जाती है। विभा हमेशा से ही अपनी सास के आगे बिल्कुल चुप हो जाती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद विभा अपने पति अमन से बहुत बहस कर रही थी। अमन, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती यार? हम शादी से पहले तो हमेशा ही घूमने जाते थे ना, तो अब अचानक से क्यों नहीं जाना? इतने दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने तक नहीं गए हैं। लेकिन आज मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है, अब मेरे प्लान पर तुम पानी मत डालो। अच्छा, तुमने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है पर मुझसे पूछा तक नहीं, और जब तुमने मुझसे पूछा तक नहीं तो अब क्यों पूछ रहे हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ ही घूमो। मेरे दोस्त अकेले नहीं जा रहे हैं, उनकी पत्नियां भी आ रही हैं साथ में। यार तुम मना कर दोगी तो मैं क्या बोलूँगा उन्हें? तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम खुद सोच लो, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जाना तुम्हें तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम मुझे ना जाने का एक वाजिब कारण तो बता दो, मैं मान जाऊँगा। तुम्हें कारण की जरूरत पड़ भी कैसे सकती है? अरे माँ जी घर पर अकेले हैं और हम दोनों बाहर घूमने जाए, ये अच्छा लगता है क्या? अरे माँ के बारे में तुम क्यों सोच रही हो? माँ को तो वैसे भी आदत है अकेले रहने की, और हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर की तो बात है, फिर तो हम वापस ही आ जाएंगे ना। मैं नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए। अब तुम देख लो कि क्या करना है। विभा की बातें सुनकर अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। विभा हर किसी के आगे बक बक करती रहती थी, लेकिन हमेशा ही अपनी सास के आगे शांत हो जाती थी। ये सब विभा की सास भी नोटिस कर रही थी, लेकिन अब वो गूंगी भी क्या ही बोलती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सरिता को उसके गूंगे होने में पूरा साथ उसकी बहू दे रही थी। कुछ दिनों बाद सरिता अपनी बहू के पास जाती है। माँ जी बोल नहीं सकती और मैं इतनी बड़बोली हूँ, माँ जी को लगेगा कि मैं उनका मजाक बनाती हूँ उनके आगे बातें करके, लेकिन माँ जी की बात का जवाब भी नहीं देती तो बुरा भी लगता होगा। माँ जी जैसे तैसे कोशिश करके मुझसे अपनी बात करती हैं। विभा को अपनी सास की बात समझ तो आती है, लेकिन वो अपनी सास की बातों का जवाब नहीं देती और रसोई से खाना लेकर अपनी सास को दे देती है। सरिता को भी काफी बुरा लगता है कि उसकी बहू उससे बात तक नहीं करती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मन की नहीं पता होती। दिन निकल रहे थे। ऐसे ही घर में सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कांता अपनी बहू पूनम के साथ सरिता के घर आती है, जहाँ सरिता अपने झूले पर झूला झूल रही थी। अरे माँ जी, जरा सरिता आंटी का झूला तो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। आपको पता है माँ जी, मेरा भी बहुत मन था कि हमारे घर में भी कोई झूला होता जिस पर मैं झूलती रहती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, झूला ही तो है। अरे वो तो सरिता तुझे यूं ही हंसते हुए दे देगी। सरिता को बहुत लगाव है ना मुझसे, इसीलिए वो मना नहीं करेगी तुझे देने से। क्यों सरिता? आई देखा, मैंने सरिता से बस एक बार कहा और सरिता ने मना तक नहीं किया। यही है सरिता और मेरी दोस्ती।
सरिता मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती है और न ही किसी बात के लिए मना करती है। हाँ माँ जी, आप दोनों तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो और आप दोनों की इस दोस्ती की मिसाल तो मेरे आंखों के आगे ही है। सरिता आंटी ने झूला जो दे दिया। सरिता वैसे मेरी बात का बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बहू है बहुत बड़बोली। जब देखो बक बक करती रहती है और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो तुझे चिढ़ाने के लिए ज्यादा बक बक करती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अरे आप ही बताओ, जब आप गूंगी हो तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा था, लेकिन पता नहीं क्या आपकी बहू को मिर्ची लग गई, वो मुझसे लड़ने लग गई। अच्छा सरिता, चाहिए तो मुझे तेरे गले की चेन भी। मुझे तेरी गले की चेन शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। आज तू दे ही रही है तो ये भी दे दे। कांता और पूनम दोनों सरिता के गूंगे होने का फायदा उठाए जा रहे थे। तभी रसोई से विभा निकल कर आती है और अपनी सास के साथ ये सब होता देखकर विभा को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सास से इतनी बदतमीजी से बात करने की? आप लोग भूल गए हैं क्या? मेरी सास अकेली नहीं रहती बल्कि अपनी बहू और बेटे के साथ रहती है। पूनम जरा पकड़ते है सास की बहू को, इसकी बहुत जुबान चल रही है और यही थी जिसने मेरे ऊपर गंदा कूड़ा फेंका था। आज तो इसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कांता अपनी बहू के साथ मिलकर विभा को पकड़ लेती है और दोनों विभा को परेशान करने लगते हैं। ये सब देखते हुए भी सरिता चुप थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। जब कांता और उसकी बहू की हद पार हो जाती है तो सरिता हिम्मत करके बोलने की कोशिश करने लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू को हाथ लगाया। माँ जी आपने बोला। आपकी आवाज सुनने को तो मेरे कान कब से तरस गए थे। पूनम जल्दी से निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों सास बहू को कमजोर समझकर परेशान करने आए थे ना। अब तो हम दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रहेगा। कांता और पूनम को सजा मिलती है और मोहल्ले से उन्हें निकाल दिया जाता है। उसके बाद विभा, सरिता दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती है। कशिश शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली थी। बात बात पर बच्चों की तरह लड़ना, जिद करना ये उसकी गंदी आदत थी, जिसके चलते एक दिन जब उसको लड़के वाले देखने आ रहे थे, उसी दिन वो अपने भाई रोहन से रिमोट के लिए लड़ रही थी और पूरे घर के दोनों चक्कर लगा रहे थे। रोहन के बच्चे, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रिमोट दे दे, वरना तुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। कर ले, क्या ही करना है, मैं भी ढीठ हूँ, मानने वाला तो हूँ नहीं। रोहन की बात सुनकर कशिश अब फर्श पर लेट जाती है और एक छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर मारते हुए बोलती है, दे दे ना रिमोट, मेरा सीरियल आ रहा है, सपना बाबुल का विदाई। दे दे मम्मी, बोलो ना रिमोट दे दे। ये देखो तो कैसे पागल कुत्ते की तरह जमीन पर पसर गई। रुक, अभी वीडियो बनाता हूँ। मधु जो कि रसोई में लड़के वालों के स्वागत के लिए पकवान बना रही थी, अपने बच्चों की आवाज सुनकर कड़छे लिए बाहर आती है और कशिश को जमीन पर नागिन डांस करते देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे से लड़के वाले आ जाते हैं और उस समय कशिश जमीन पर थी और ये मंजर देखकर लड़के रवि की माँ पूनम बोलती है, बहन जी ये सब क्या हो रहा है? और ये आपकी बेटी ही है ना जिसे हम देखने आए हैं? ये जमीन पर क्यों पड़ी है? वो बहन जी, वो ये। अपनी माँ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कशिश जल्दी से उठ खड़ी होती है और बहाना बनाते हुए बोलती है, वो आंटी जी, मैं ना जमीन साफ कर रही थी। क्या है ना, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ी सी धूल दिखी तो मैंने साफ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बेटा अब जरा तैयार होकर आओ। हाँ बहन जी, आप बैठो, ये बस अभी आ जाएगी। जाओ और जल्दी से तैयार होकर आ। कशिश जल्दी से अपने कमरे में जाती है और कुछ देर में तैयार होकर सबके सामने आती है, जहाँ रवि को कशिश बहुत पसंद आती है। पूनम और मधु मिलकर दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और 1 महीने बाद शादी के दिन कशिश के लहंगे का ब्लाउज उसके कहे मुताबिक नहीं सिल पाया था, जिसके चलते कशिश नीचे लहंगा और ऊपर कोई टॉप पहनकर फोन पर सिलाई वाली को सुनाने लगती है, अरे पूरे 800 रुपए सिलाई ली है तुमने और मेरा ब्लाउज कितना बेकार सिला है, वैसा डिजाइन भी नहीं दिया जैसे मैंने कहा था। तुम ना आज मेरे से सुनोगी अच्छे से। कह रही हूँ, अगर मेरी शादी नहीं होती ना तो मैं तुमको वहाँ आकर मारती। कशिश आधी तैयार हुए ये सब ड्रामे कर रही थी तो वहीं बाहर बारात आ गई थी और दुल्हन का सब इंतजार कर रही थी, लेकिन दुल्हन के ना आने पर मधु को ही अंदर कमरे में आना पड़ता है और वहाँ वो कशिश को फोन पर लड़ते हुए देखकर कहती है, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे बाहर बारात आ चुकी है और तू फोन पर बहस करने में लगी है। ये तेरा बचपना कब जाएगा?
समय और माहौल देखकर बर्ताव किया कर कशिश। माँ, मेरा ब्लाउज उसने सही से सिलकर नहीं दिया तो अब उसे बोलूं भी ना। बताओ, मेरी शादी क्या रोज रोज होगी? हाँ पता है, रोज रोज नहीं होगी, इसलिए समय की नजाकत को समझ और अपना ये लड़कपना छोड़कर जो है जैसा है पहनकर तैयार हो जा। अपनी माँ की बात को मानते हुए कशिश को तैयार होना पड़ता है, जिसके कुछ देर बाद वो मंडप पर आती है और शादी की रस्में पूरी हो जाती है। विदा होकर वो अपने ससुराल आकर जब गृह प्रवेश हो रहा था, तभी सिर्फ आरती उतारकर गृह प्रवेश कराने के चलते कशिश दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये क्या बस आरती उतारोगी? अरे वो परात में लाल पानी लेकर आओ ना, मुझे अपने पैरों की छाप बनाते हुए घर में आना है। बहू, वो सब हमारे में नहीं होता, तू इस कलश को गिरा के अंदर आ जा। माँ जी, मुझे नहीं पता आपके यहाँ ये होती है या नहीं, लेकिन मुझे ये करने का मन है, तो आपको मेरी खुशी के लिए इतना तो करना ही चाहिए, वरना मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये कैसा ललकपना है कशिश जी, आप बच्ची थोड़ी हो, अरे जिद क्यों कर रही हो, चलिए ना अंदर। रवि की बात सुनकर कशिश दरवाजे पर ही बैठ जाती है और बोलती है, ठीक है, फिर मैं भी इस घर में अंदर लाल पानी में पैर डाल कर ही आऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। कशिश का ऐसा लड़कपन देखकर पूनम और रवि हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस समय पूनम अपनी बहू की इस जिद को पूरा करते हुए आरती की परात ले आती है और उसके बाद कशिश अपनी ससुराल में कदम रखती है। लेकिन उसके बचपने का अनुमान पूनम और रवि को लग चुका था। अब शादी के बाद कशिश अपनी जिम्मेदारियां तो संभालती है, लेकिन एक शाम वो रवि के साथ मार्केट जाती है, जहां उसे एक सूट बहुत पसंद आता है और वो उसे लेने जा ही रहे थे कि तभी एक औरत उस सूट को ले लेती है। मैडम, ये सूट मुझे पसंद है और मैं लेने जा रही थी, इतने में आपने उठा लिया। देखिए, अब तो मैंने ले लिया। आप एक काम करिए, दुकान वाले को बोल दीजिए, दूसरा दे देगा आपको। ऐसा ही। ऐसा है तो आप दूसरा ले लीजिए, मुझे यही लेना है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अरे, आप तो लड़ने को आ गई। अरे, जब मैंने ले ही लिया है तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं दूंगी ये सूट, अब तो आप दूसरा ले लीजिए। मैं आखिरी बार प्यार से बोल रही हूँ, मुझे ये सूट दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आप जानती है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। कशिश ये क्या कर रही हो, अरे कोई और सूट ले लेना, अरे इससे महंगा ले लेना यार, लेकिन झगड़ो मत, तमाशा बन जाएगा हमारा। अच्छा जी, मैं तमाशा कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे यही सूट चाहिए तो चाहिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कशिश सूट लेने के लिए जमीन पर लोट लोट कर रोने लगती है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं औरत उसकी इस हरकत को देखकर सूट छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कशिश उस सूट को लेकर खुशी खुशी घर आती है। लेकिन घर आने पर रवि का मूड खराब देखकर पूनम बोलती है, क्या हुआ रवि बेटा? अरे होना क्या है माँ, अरे मार्केट में ना इसका ये लड़कपना दिख गया और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, करवा कर रख दी इससे बेइज्जती। मैं तो उसको लेकर अब कहीं नहीं जाऊंगा। आप सभी हमेशा मेरी ही गलती निकालते हो। अरे, जो चीज मुझे पसंद आई है उसको लेने के लिए थोड़ी सी जिद तो करी थी। कशिश इतना बोलकर गुस्से में कमरे में नीचे चली जाती है। तो वहीं पूनम को कशिश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है। कुछ दिनों के बाद कशिश की एक सहेली उसको और रवि को खाने पर बुलाती है। कशिश रवि के साथ जाने को तैयार भी होती है। तभी दोनों के निकलते वक्त पूनम कशिश से बोलती है, बहू जा, कार के पास जा, रवि अभी एक काम करके आ रहा है। ठीक है माँ जी। कशिश के बाहर जाते ही पूनम रवि के कान में कुछ समझाती है। उसके बाद रवि हंसते हुए घर से निकल जाता है। कुछ देर में दोनों कशिश की सहेली पूर्वी के घर पहुंचते हैं, जहां खाने के बारे में पूछते हुए रवि बोलता है, पूर्वी जी, आपने खाने में क्या बनाया फिर? जीजू, मैंने मटर पनीर, नान, चावल, रायता और हलवा बनाया है। अरे वाह, इतना सब कुछ किया, शुक्रिया पूर्वी। शुक्रिया? काहे का शुक्रिया? अरे मुझे नहीं पसंद है ये सब, मुझे छोले भटूरे खाने हैं, वो बनाओ जाके मेरे लिए। लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? आप इस बार जो बना है वो ही खा लो, अगली बार मैं आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। पूर्वी के इतना कहने पर रवि पूर्वी से लड़ने लगता है कि उसने उससे पूछकर खाना क्यों नहीं बनवाया। रवि का ऐसा बर्ताव देखकर कशिश बोलती है, ये क्या कह रहे हैं? अरे, इसमें लड़ने और जिद करने की क्या बात है? मैं घर पर बना दूंगी आपके लिए छोले भटूरे। मुझे अभी खाने हैं और पूर्वी के हाथ के ही खाने हैं, समझी तुम? इतने बड़े होकर ये लड़कपन ठीक नहीं है रवि। वो बेचारी कैसे बनाएगी इतनी जल्दी? और सिचुएशन देखकर बर्ताव करना चाहिए। एक तो उस बेचारी ने हमें खाने पर बुलाया है और उस पर आपका ऐसा बर्ताव कैसा लगेगा इसे? तुम्हारा ऐसा बर्ताव जो हमारे साथ तुम करती हो, तुमने सोचा हमें कैसा लगता होगा? अरे शादी वाले दिन तुम्हारे ब्लाउज के कारण तुमने बारातियों को कितना वेट करवाया,
तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता है? हमें सब पता है। गृह प्रवेश के वक्त जो तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया और वो मार्केट में हमें जो शर्मिंदा करवाया, सब तो ठीक था, लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव ये बहुत गलत है। पूर्वी समझ जाती है कि रवि ने ऐसा बर्ताव क्यों किया और वो भी फिर कशिश को समझाती है, जिसके बाद कशिश को अपनी गलती आखिरकार समझ आती है और वो रवि से माफी मांगती है। साथ ही घर आकर वो अपनी सास पूनम से भी माफी मांगती है। अनुराधा अपने देवर के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। ऐसे ही एक दिन कमला अनुराधा की पड़ोसन उसके घर आती है, वो भी देव का रिश्ता लेकर। घर के सभी लोगों के साथ कमला भी चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, देखो उषा जी, मैंने आज तक जितने भी आपके बेटे के लिए रिश्ते बताए हैं ना, वो सारे आपकी बड़ी बहू देखकर मना कर देती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि आपकी बड़ी बहू को अपनी देवरानी में चाहिए क्या। कमला बहन, ये तो आप खुद मेरी बड़ी बहू अनुराधा से पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती आपको। उसकी देवरानी वही जाने। वैसे भी छोटे बेटे ने अपनी बीबी देखने की जिम्मेदारी अपनी भाभी को दे रखी है। अच्छा, देवर की पसंद नापसंद सब मालूम है क्या बड़ी बहू को? देख लो उषा बहन, बाद में देवरानी के आने के बाद देवर भाभी में दूरियां ना हो जाए। देखिए कमला जी, दूरियां हमारे किसी के भी बीच ना हो, इसीलिए हम दुल्हन ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। बस हमारे मनपसंद की बहू मिल जाए तो बस उसके बाद दुल्हन ढूंढना बंद कर देंगे। अरे बड़ी बहू बहुत अच्छे के चक्कर में जितना अच्छा मिला है ना अभी तक, उससे भी हाथ धो बैठेगी। इसीलिए इससे ज्यादा ऑप्शन मत देखो। मुझे ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, जो भी मिलता है उसे उठा लो। ये क्या बात कर रही हो आप, जैसे सब्जी खरीदना हो। अरे पूरी जिंदगी का सवाल है। ये घर में मेरी देवरानी ऐसी आएगी जैसी किसी ने सोची ना हो। ज्यादा घमंड भी मत रखा करो बड़ी बहू। जैसा मिलता है अपने देवर के लिए उससे ही शादी करवा दो, वरना तुम्हारा देवर कुंवारा ही बूढ़ा हो जाएगा। देवरानी के चक्कर में कहीं हमें दादी अम्मा ना लानी पड़ जाए, तो जल्दी पसंद कर लो। उषा की बात सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं। अनुराधा भी अब अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वक्त गुजरता है और इतनी कोशिश के बाद आखिरकार अनुराधा को अपनी मन जैसी देवरानी मिल जाती है, जिसकी तस्वीर देखकर घर वाले और देव कहता है, भाभी आपने मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की पसंद तो कर ली, लेकिन क्या वो अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करेगी इस घर में आके? देवर जी, गांव की लड़की नहीं ला रही हूँ, शहर की दुल्हन आ रही है आपके लिए। और हाँ, सरगम को अपनी सुंदरता का कोई घमंड नहीं है, तो तुम निश्चिंत रहो। क्या बात करियो भाभी, शहर में रहने वाली लड़की घमंडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाभी, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से घमंडी और मतलबी होते हैं। खैर, अब ये सारी बातें छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाओ। बहुत जल्द तुम्हारी बारात उदयपुर में जाने वाली है। शादी की बात ही निराली है। अब मुझे मिलेगी मेरी मनपसंद देवरानी। भाभी, शादी मेरी हो रही है और आप इतनी खुश हो? अरे क्या बात है भाभी, पत्नी आने वाली मेरी है, लेकिन आप अपनी देवरानी के नाम पे इतनी खुश हो कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ भाई, इतने मिन्नतों के बाद तो देवरानी मिली है, तो खुश ना हूँ और क्या करूँ। चलो अब मैं भी अपनी तैयारियां करती हूँ। अनुराधा अपनी देवरानी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। ऐसे ही कुछ वक्त निकलता है और अब देव और सरगम की भी शादी हो जाती है। अनुराधा सरगम का गृह प्रवेश करते हुए कहती है, सरगम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। आज से ये घर भी तुम्हारा हुआ। आज के बाद कभी मत कहना कि ये मेरा घर नहीं है, समझी? चलो अंदर आओ और आराम करो। चलो आप सब भी आराम कर लो, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे इतनी बड़ी बात कही और मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पगली, ये घर और इस घर के सारे लोग तुम्हारे हैं, तो अपनों का कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ और सुबह होते ही तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी। भाभी, आपकी देवरानी के साथ मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दो। देखो मुझे, देखो। अरे मुझसे भी कुछ बातें कर लो। अब मुझे अकेला महसूस होने लगा है। कहाँ है मेरे भैया? कहाँ है मेरे पूजनीय राम जैसे भैया? भैया कहाँ हो आप? तुम्हारे भैया बाहर है, घर के कामों में बिजी है। वैसे देवर जी, आपने बताया नहीं कि मैंने आपके लिए कैसी दुल्हनिया ढूंढी है, पसंद कैसी है मेरी, ये तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। मतलब मैं आपकी पसंद हूँ भाभी, इनको पसंद आई हूँ मैं या नहीं? तुम मेरी पसंद हो और मेरी पसंद पूरे घर वालों को भी पसंद है, तो इतना मत सोचो
कौन पसंद करता है और कौन नहीं। वैसे भी मैंने इतनी अच्छी देवरानी पसंद की है, अगर देवर जी के भरोसे रहती तो पता नहीं किस मॉडल को ले आते। सभी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सरगम भी सभी के साथ घुल मिलकर हंसने लगी। कुछ देर बाद शादी का काम खत्म करके देव के बड़े भाई और माँ भी घर पे ही आ जाते हैं। सभी आराम करने चले जाते हैं। सरगम नई सुबह की शुरुआत अपने ससुराल में करती है। सरगम रसोई में अपनी पहली रसोई बना रही थी, तभी वहाँ अनुराधा आती है और कहती है, क्या बना रही हो देवरानी जी, हमें भी बताओ। वैसे एक बात बता दूं, देवर जी को समोसे बहुत पसंद है। नाश्ते में अगर उनका दिल जीतना चाहती हो तो बना लो, हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे। समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी आपसे पूछ लूं समोसे बनाऊं या नहीं, लेकिन आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। क्या मैंने क्या सुना कि भाभी नाश्ते में समोसे बना रही है, मेरे फेवरेट। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। तुझे हमेशा समोसे ही क्यों खाने रहते हैं? जब देखो समोसे समोसे। देख लेना किसी दिन समोसे जैसा मुंह बन जाएगा तेरा, फिर खाते फिरना समोसे। कोई बात नहीं माँ, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं समोसा दिखूं, गुलाब जामुन दिखूं, चाहे बर्फी दिखूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अब कोई गम नहीं है, मेरी पत्नी आ चुकी है। बस बस थोड़ा कम फेंक लिया करो, ताकि हम सबको भी तुम्हारी बातें सच्ची लगे। अब जाओ फ्रेश हो जाओ जाकर, और मैं और सरगम मिलकर समोसे बनाते हैं। गर्मा गर्म समोसे और मीठे में हलवा, कैसा लगेगा? लेकिन बहू मैं बता दूं, छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म हम हलवा से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुम लोगों को समोसे खाने या पकोड़े खाने हैं। इस रस्म के बाद करना जो भी करने का मन हो तुम्हारा। उषा जैसे अपनी दोनों बहुओं को समझा रही होती है, तभी वहाँ कमला आकर कहती है, क्या बोल रही हो उषा जी, आपकी बहू समोसे और पकोड़े बनाने वाली है? ओहो, समोसे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। कब तक बना लेगी छोटी बहू? क्यों छोटी बहू ही क्यों, बड़ी बहू भी बनाएगी। वैसे भी आज छोटी बहू को ज्यादा काम नहीं करवा सकते, आज इनकी मुंह दिखाई भी है। चलो सरगम, समोसे जल्दी से बना लेते हैं, और तुम्हें तैयार भी होना है अपनी मुंह दिखाई के लिए। अरे हाँ, आज तो मुंह दिखाई भी तो है, और आज सबसे पहले मैंने मुंह दिखाई कर ली। अब ना भी करूँ तो भी चलेगा। वैसे भी 10 दिन बाद तो बहू बाहर निकल ही जाएगी, तभी देख लूंगी सबके साथ। क्या बात कर रही हो कमला जी, अगर छोटी बहू के हाथ के समोसे खाने हैं तो मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी, वरना कोई समोसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो, अभी तो चाय के साथ ही दो समोसे, खाने का बाद में देखेंगे, लेकिन समोसे देना जरूर। समोसे भी खाने और मुंह दिखाई भी नहीं करनी है तो कैसे चलेगा? ये सब अगर समोसे खाने हैं तो तुम्हें मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं नहीं खा रही फिर समोसे, मेरे हिस्से के समोसे छोटी बहू को दे देना अपनी। कमला अपनी बात रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरगम और अनुराधा दोनों मिलकर समोसे बनाती हैं। सभी लोग सुबह नाश्ते में समोसा खाते हैं, तभी सरगम के समोसे से मकड़ी निकलती है तो अनुराधा कहती है, माँ जी देखो, मकड़ी के समोसे खाने वाली देवरानी। देवरानी जी, तुम्हारे समोसे में कहाँ से मकड़ी आई? मकड़ी मैंने खा ली, लेकिन ये मकड़ी समोसे में आई कहाँ से? अब मैं क्या करूँ? मैं मकड़ी वाला समोसा खा चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इतना नहीं गया था मुंह में, बस तुमने तो काटा था और उसके बाद फेंक ही दिया था। हाँ, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सभी लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि देखो, अनुराधा मकड़ी खाने वाली देवरानी लेकर आई है। मैं मकड़ी नहीं खाती जेठानी जी, मैंने पहली बार खाई है, वो भी गलती से। सरगम की हालत देखकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं, और तभी से अनुराधा उस मकड़ी वाले समोसे से नकली मकड़ी निकालती है, जिसे देखकर सरगम डर गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सभी साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।